जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, मैं RN चिंपा निहारिका क्लासेस झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम तारीख है, एग्ज़ाम जो डेट है वो नज़दीक आ चुकी है और उस कम समय में अपने किसी भी विषय को याद कैसे रखेंगे, उनको रिवाइज कैसे करेंगे, तो उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आज अपना सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो छायावाद युग है, हिंदी साहित्य में जो अपना छायावाद युग है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाकार है उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उनकी रचनाओं को कैसे याद रखना है उनको अपने आज पढ़ेंगे। और मैं इतना आपसे वादा करता हूं कि जो मेरे द्वारा बताया जाएगा उसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो एक बार उन रचनाओं को रिवाइज अवश्य करना साथियों। सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग, हिंदी साहित्य में छायावाद युग की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। छायावाद चाहे वो जयशंकर प्रसाद रहे हैं, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, चाहे महादेवी वर्मा हैं या निराला, इन छायावाद के लेखक चतुष्टय में से रचना अवश्य पूछी जाती है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी अपने जानकारी हासिल करेंगे। तो आज अपने उन सभी रचनाओं को याद कैसे करेंगे, कम समय में याद कैसे करेंगे, उनको याद करने का प्रयास करेंगे। और मेरे द्वारा ये जो एक क्लास ली जा रही है ये आपको अवश्य ही उपयोगी रहेगी। आओ साथियों, तो सबसे पहले छायावाद का जो समय, छायावाद का समय कितना माना जाता है? सन 1920 से लेकर 36 ईस्वी का जो समय है वो छायावाद माना जाता है। सर्वमान्य मत के अनुसार छायावाद का जो समय है वो 1920 से 36 ईस्वी माना जाता है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार छायावाद का समय कितना माना जाता है? 1918 से 1938 ईस्वी तक। ये तो एक सामान्य अभिव्यक्ति थी, लेकिन अपना आज का जो महत्वपूर्ण टारगेट है वो है रचना और रचनाकार। तो रचना, सबसे पहले अपने जयशंकर प्रसाद की रचना के बारे में और जयशंकर प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कैसे याद करेंगे उनको पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो कब हुआ था साथियों? 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। प्रश्न दूसरा इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो साथियों किस परिवार में हुआ था? साउ सुंगनी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? साउ सुंगनी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? साउ सुंगनी परिवार में हुआ था। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद से संबंधित और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले साथियों आपको ये याद रखना है कि जो शंकर शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? शिव का। शंकर किसका पर्यायवाची है साथियों? शिव का पर्यायवाची है। तो शिव से आप क्या बनाओगे? शिव। और जो शिव थे उनको सर्वाधिक ज्ञान था। ये बताओ, देवताओं में सर्वाधिक ज्ञान किसको था? शिव को। शंकर किसका पर्यायवाची है साथियों? शिव का। शंकर किसका पर्यायवाची है? शिव का। तो शिव से आप क्या बनाओगे? शिव। और शिव को क्या था? सर्वाधिक ज्ञान था। सर्वाधिक ज्ञान किसको था? शिव को। सर्वाधिक ज्ञान किसको था? शिव को। याद रखना साथियों। और शिव को सर्वाधिक ज्ञान होने के कारण इनका एक नाम पड़ा था, और वो क्या नाम पड़ा था? कलाधर। क्या नाम पड़ा था साथियों? कलाधर। इनका क्या नाम पड़ा था? कलाधर। क्या नाम पड़ा था साथियों? कलाधर। पहले इन 3 शब्दों के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? अपने सीधे प्रश्न याद रखने हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में ही अध्ययन करें। प्रश्न आ जाए, सीधा प्रश्न आ जाए कि जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे, तो साथियों आप कौन सा दर्शन करोगे? शैव दर्शन। कौन सा करोगे साथियों? शैव दर्शन। अब दूसरा प्रश्न, इस ज्ञान से कौन सा प्रश्न बन सकता है? प्रश्न आ जाए कि शैव दर्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्याभिज्ञान। किस नाम से? प्रत्याभिज्ञान। यदि सीधा प्रश्न आ जाए
कि जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे, तो जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं थी वो शैव दर्शन से प्रभावित थी, प्रत्याभिज्ञान दर्शन से प्रभावित थी। और शैव दर्शन से जो प्रभावित रचना थी वो कौन सी रचना मानी जाती है साथियों? कामायनी मानी जाती है। कौन सी रचना मानी जाती है? कामायनी। जयशंकर प्रसाद की एक सबसे महत्वपूर्ण रचना थी और उस रचना का नाम क्या था? कामायनी। यदि एग्जाम में यहाँ पर अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम में आने योग्य जो प्रश्न है, केवल उन्हीं की चर्चा करें। बाकी जो अपने सामान्य जो बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, अपने उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि केवल महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आने योग्य है उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, केवल उनके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, पहला प्रश्न केवल इतना पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, बनारस में। और बनारस कहाँ पड़ता है? वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में। किस परिवार में हुआ था? तो किस परिवार में? साओ सुंगनी परिवार में। प्रश्न आ जाए कि जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? शैव दर्शन। शैव दर्शन का अन्य नाम क्या है? प्रत्याभिज्ञान दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्याभिज्ञान दर्शन भी कहा जाता है। अब प्रश्न और क्या बन सकता है कि शैव दर्शन या प्रत्याभिज्ञान दर्शन से प्रभावित उनकी कौन सी रचना थी? तो शैव दर्शन और प्रत्याभिज्ञान दर्शन से संबंधित कौन सी रचना थी? कामायनी। कौन सी रचना थी साथियों? कामायनी। फिर इसके बाद मैंने ये लिखा कलाधर। क्या लिखा मैंने? कलाधर। प्रश्न आ जाए कि जयशंकर प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? कलाधर। कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। और कलाधर के नाम से इन्होंने कौन कौन, कलाधर के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो कलाधर के अलावा इन्हें छायावाद का बर्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? छायावाद का बर्मा भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें झारखंडी कवि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? झारखंडी कवि के नाम से भी जाना जाता है। और जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावाद के प्रवर्तक भी थे, ये याद रखना। अब देखो साथियों, यहां तक याद रखना। याद कैसे रखेंगे? शंकर किसका पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची है। शिव जी को सर्वाधिक ज्ञान था और सर्वाधिक ज्ञान के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है? कलाधर, बर्मा और झारखंडी। शिव, जयशंकर प्रसाद, शंकर किसका पर्यायवाची है साथियों? शिव का। शिव से क्या याद रखोगे? शैव। शिव को सर्वाधिक ज्ञान था, तो सर्वाधिक ज्ञान के कारण उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कलाधर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कलाधर। कलाधर के अलावा इन्हें छायावाद का बर्मा और झारखंडी कवि के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक याद रखना। अब देखो साथियों, आगे और क्या क्या याद रखना है और कैसे? जयशंकर प्रसाद, शंकर, तो हमने अभी पढ़ा कि शंकर जो है, शंकर, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, शंकर किसका पर्यायवाची था? शैव का। और शिव को सर्वाधिक ज्ञान था। शिव को क्या है? सर्वाधिक ज्ञान था। और सर्वाधिक ज्ञान होने के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है? कलाधर। कलाधर के अलावा इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? बर्मा के नाम से। और किस नाम से जाना जाता है साथियों? झारखंडी कवि। झारखंडी कवि के नाम से भी जाना जाता है। अब तो आगे और कैसे याद रखेंगे? और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात है? अब और शिव जी की जो पूजा है, ये बताओ साथियों कि शिव की पूजा किस महीने में की जाती है? शिव की पूजा की जाती है सावन में। किस में पूजा की जाती है साथियों? सावन में। और जब सावन में पूजा करते हैं तो अपने जंगल में, जंगल अर्थात कानन में, कहां पर है? कानन में। कहां पर है साथियों? कानन में क्या बहने लगते हैं? झरने। क्या बहने लगते हैं साथियों? झरने। तो याद रखना, जयशंकर प्रसाद की प्रथम जो कविता, सावन से क्या याद रखोगे? सावन पंचक। इनकी जो प्रथम कविता थी वो कौन सी थी साथियों? सावन पंचक। लेकिन खड़ी बोली में लिखी गई प्रथम जो कविता मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? कानन से कौन सी रचना याद रखोगे? कानन कुसुम। और प्रश्न आ जाए कि इनकी छायावाद, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी थी? झरना। और झरना कब लिखी गई थी? 1918 में। ये जितने भी तथ्य हैं आप सीधे याद रख सकते हो। शंकर किसका पर्यायवाची है? शिव का। तो शिव से क्या करोगे? शैव दर्शन। ज्ञान से क्या करोगे?
प्रत्याभिज्ञान दर्शन। कलाधर वर्मा झारखंडी कवि। सावन से कौन शिव की पूजा कब करते हैं? सावन में। तो कौन सी कविता याद रखनी है? सावन पंचक। सावन में पूजा करते हैं तो कानन में क्या बहने लगते हैं? झरने। तो कानन से कौन सी रचना याद रखोगे? कानन कुसुम। कौन सी रचना याद रखोगे? कानन कुसुम। और झरना से झरना। प्रश्न आ जाए कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी? यदि प्रश्न आ जाए जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है, तो साथियों जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? सावन पंचक। प्रश्न आ जाए खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? यदि प्रश्न आ जाए जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में लिखी गई प्रथम कविता कौन सी है, तो साथियों प्रथम कौन सा करोगे? कानन कुसुम। यदि प्रश्न आ जाए जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? प्रथम छायावादी रचना कौन सी है, तो साथियों कौन सी करोगे? प्रथम छायावादी रचना कौन सी करोगे? झरना। कौन सी करोगे साथियों? झरना। अब आगे कैसे याद रखना है वो अपने। और साथियों अन्य रचना को कैसे याद रखेंगे? अन्य रचना जयशंकर प्रसाद का सबसे पहले जयशंकर प्रसाद से संबंधित याद रखोगे। कैसे याद रखना है कि एक बार एक पथिक था, एक प्रेम पथिक था। कौन था? प्रेम पथिक। वो प्रेम पथिक एक बार एक पथिक था और वो पथिक जो है वो कहां से गुजर रहा था? कानन से गुजर रहा था। कहां से गुजर रहा था साथियों? कानन से। जब वो कानन से गुजर रहे थे, कानन का अर्थ है जंगल। जब वो कानन से गुजर रहे थे तो कानन से गुजरते वक्त उन्होंने एक चित्र देखा। क्या देखा साथियों? चित्र देखा। और चित्र किसका देखा साथियों? महाराणा का। चित्र किसका देखा? महाराणा का। चित्र किसका देखा साथियों? महाराणा का। और महाराणा का कैसा चित्र देखा? करुण चित्र देखा। कैसे देखा? करुण चित्र। साथियों थोड़ा सा याद रखना जयशंकर प्रसाद की अपने रचना को कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है कि जयशंकर प्रसाद सबसे पहले प्रेम पथिक याद रखना। एक बार एक पथिक था, इसको याद रखना, एक कहानी की तरह याद रखना। आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि जयशंकर प्रसाद से संबंधित ऐसे याद रखना कि एक बार एक पथिक था और वो पथिक कहां से जा रहा था? कानन से। जब वो पथिक कानन से जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक चित्र देखा। क्या देखा साथियों? चित्र देखा। और चित्र भी किसका देखा? महाराणा प्रताप का। कानन में महाराणा का उसने चित्र देखा। और कैसा चित्र देखा? करुण चित्र देखा। साथियों कैसा चित्र देखा था? करुण। अब याद करते हैं कि ये कौन कौन से रत्न हैं, तो आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रेम पथिक रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कानन से कौन सी याद रखोगे? कानन कुसुम। कौन सी याद रखोगे? कानन कुसुम। चित्र से कौन सी? चित्राधार। और महाराणा से कौन सी रचना याद रखोगे? महाराणा का महत्व। कौन सी याद रखोगे? महाराणा का महत्व। करुण से कौन सी रचना बन जाएगी? करुणालय। कौन सी रचना बन जाएगी साथियों? करुणालय। अब जब वो रचना कैसे याद करेंगे, उनको याद रखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले साथियों मैंने क्या बताया कि जयशंकर प्रसाद। शंकर किसका पर्यायवाची है? शिव का। और सर्वाधिक शिव को सर्वाधिक है ज्ञान है, तो शिव से शिव दर्शन, ज्ञान से प्रत्याभिज्ञान दर्शन। प्रश्न आ जाए कि जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे, तो आप कौन सा करोगे? शिव दर्शन। और दूसरा कौन सा? प्रत्याभिज्ञान दर्शन। और ये सर्वाधिक ज्ञान था इसलिए इनको एक उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी साथियों? कलाधर। कलाधर की, वर्मा की और झारखंडी कवि की उपाधि मिली थी। अब इसके अलावा शिव से और क्या याद रखोगे साथियों? ऐसे याद रखना शिव जो शिव जी हैं, शिव की पूजा किस महीने में करते हैं? सावन में। शिव की पूजा किस महीने में करते हैं? सावन में। तो सावन से कौन सी रचना याद रखोगे? सावन पंचक। कौन सी रचना याद रखोगे? सावन पंचक। सावन में जब हम शिव की पूजा करते हैं तो कानन में, कानन से क्या हो जाएगा? कानन कुसुम। कानन में क्या बहने लगते हैं? झरने। तो क्या हो जाएगा? झरना। कानन में क्या बहते हैं? झरना। तो वहां क्या हो जाएगा? झरना। अब यहां तक रचना याद करने के बाद जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं को कैसे याद रखोगे? याद रखने का तरीका क्या है? यहां से शुरू करना। सबसे पहले प्रेम पथिक याद रखना। प्रेम पथिक।
पथिक जो वो कहां से गुजरा था? कानन से। ये तो पथिक कहां से गुजरा था? कानन से। जब वो कानन से गुजर रहा था तो कानन में, उस जंगल में, कानन में उस पथिक ने क्या देखा? एक चित्र देखा। चित्र से कौन सी रचना? चित्राधार। चित्र किसका देखा साथियों? महाराणा का। तो महाराणा से कौन सा? महाराणा का महतो। महाराणा का चित्र, कैसा चित्र देखा? करुण चित्र। तो करुण से कौन सी रचना याद रखोगे? करुणालय। कौन सी रचना याद रखोगे? करुणालय। जब महाराणा प्रताप का करुण चित्र देखा तो करुण चित्र देखकर उस पथिक की आंखों में क्या आ गए? आंसू। क्या आ गए साथियों? आंसू। और आंसू आने के बाद अचानक झरना बहने लगा, आंसुओं का झरना बहने लगा। और जो झरना बहने के कारण लहर बन गई थी। क्या बन गई? चारों तरफ लहर। और लहर के बाद में इनकी अंतिम रचना कौन सी थी? कामायनी। कौन सी रचना थी साथियों? कामायनी। कौन सी रचना थी साथियों? कामायनी। तो अपने आंसू से कौन सी रचना हो जाएगी? आंसू। झरना से झरना, लहर, कामायनी। तो साथियों जो महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे आप रिवाइज करते हो तो एक बार जो महत्वपूर्ण रचना जो है वो इतनी महत्वपूर्ण रचना है, जब आप एग्जाम देने जाते हो उससे पहले आप लोगों को ये रचनाएं तो याद होनी चाहिए, अन्य तथ्य से पुरव इतनी चीजें तो याद होनी चाहिए। इसलिए ये आपको इन रचनाओं के बारे में ये बताया कि इनको याद कैसे रखना है। तो साथियों एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करता हूं मैं, एक बार अपने पहले देखते हैं कि याद है या नहीं। तो जयशंकर प्रसाद का साथियों जन्म कब हुआ था? 1889 में। कहां पर हुआ था? वाराणसी में। किस परिवार में हुआ था? साहू सुंगनी परिवार में। किस परिवार में था? साहू सुंगनी परिवार में। ये तो जयशंकर प्रसाद। शंकर किसका पर्यायवाची है? शिव का। और शिव को क्या था? सर्वाधिक ज्ञान। सेव और ज्ञान से क्या याद रखोगे? सेव दर्शन और प्रत्याभिज्ञान दर्शन। जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? प्रश्न आ जाए तो शिव दर्शन और प्रत्याभिज्ञान दर्शन से प्रभावित थे। शिव दर्शन और प्रत्याभिज्ञान दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी थी? कामायनी थी। फिर मैंने कहा कि शंकर शिव का पर्यायवाची है, उसको सर्वाधिक ज्ञान था और सर्वाधिक ज्ञान होने के कारण उनको किसकी उपाधि मिली थी? कलाधर की, बर्मा की, झारखंडी कवि और यहां तक कि छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। फिर मैंने कहा कि शिव, शंकर शिव का पर्यायवाची है और शिव की जो पूजा है वो किस महीने में की जाती है? सावन के महीने में। तो सावन से कौन सी कविता याद रखोगे? सावन पंचक। जब सावन में पूजा करते हैं तो कानन में, कहां पर है? कानन। कानन किसका पर्यायवाची? जंगल में। तो कानन में झरने बहने लगते हैं। तो कानन से कौन सी याद रखोगे? कानन कुसुम। और झरने से झरना। प्रश्न आ जाए कि इनकी प्रथम कविता कौन सी है? तो इनकी प्रथम कविता कौन सी थी? सावन पंचक। लेकिन प्रश्न आ जाए कि खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? कानन कुसुम था। प्रश्न आ जाए कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी थी? तो कौन सी थी साथियों? झरना। और झरना कब लिखी गई थी? सन 1918 में। एक बात और भी ध्यान रखना कि छायावाद की प्रथम रचना है वो भी कौन सी मानी जाती है? झरना ही मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है साथियों? झरना ही मानी जाती है। ये बात भी याद रखना। फिर इसके अलावा अन्य रचनाओं को कैसे याद रखोगे? अन्य रचने प्रेम पथिक। प्रेम पथिक से याद रखना। एक बार एक पथिक था, इसको कहानी की तरह याद रखना साथियों, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे कि एक बार एक पथिक था। कौन था साथियों? पथिक। पथिक से कौन सी रचना याद रखोगे? प्रेम पथिक। पथिक से कौन सी रचना याद रखोगे? प्रेम पथिक। एक बार एक पथिक था, तो वो पथिक कहां से गुजर रहा था? कानन से। और जब कानन से गुजर रहा था तो उसने क्या देखा साथियों? चित्र देखा। ये बताओ किसका चित्र देखा? महाराणा का। और कैसा चित्र देखा? करुण चित्र देखा। और करुण चित्र देखकर उसके पति की आंखों में क्या आ गए? आंसू। और आंसू किस तरह से बहने लगे? झरने की तरह। और वो झरने की तरह बहते बहते वो आंसू ने किसका रूप धारण कर लिया? लहर का। और लहर के अंत में कौन सी रचना लिखी थी? कामायनी। तो इनकी कौन कौन सी रचना होगी साथियों? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्राधार, महाराणा का महतो, करुणालय, आंसू, झरना, लहर, कामायनी। साथियों यदि आप सभी रचनाओं के सन याद रखो तो ठीक है, लेकिन सभी रचनाओं के सन याद न हो
तो कम से कम इन रचनाओं के सन याद रखने हैं जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। लगभग यदि सन पूछे जाएंगे तो इन रचनाओं के पूछे जाएंगे, वो याद कैसे करोगे। कानन कुसुम, कानन में ये बताओ कुल कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं, का ने। कुल कितने हैं? 3 हैं। तो 3 से इसका कौन सा सन करोगे? 1913। कौन सा करोगे? 1913। प्रश्न आ जाए, कानन कुसुम रचना कब लिखी गई? तो सन 1913 में। कब लिखी गई थी साथियों? सन 1913 में। कब लिखी गई थी? सन 1913 में। करुणालय, करुणालय, करुण में भी कितने वर्ण है? करुण में साथियों कितने वर्ण है? 3, क रे करुण। कुल कितने हैं? 3, करुण, करुण 3 है। तो करुणालय भी कब लिखी गई थी? सन 1913 में। फिर रही बात महाराणा का महत्व, तो महाराणा प्रताप जो थे वो जंगलों में रहते और जंगलों में उन्होंने वनवास काटा था, और वनवास कितने साल का दिया जाता है? 14 साल का। ये बताओ साथियों, वनवास कितने साल का दिया जाता है? 14 साल का। अतः महाराणा का महत्व जो रचना है वो कब लिखी गई थी? 1914 में। प्रश्न आ जाए, कानन कुसुम रचना कब लिखी गई थी? 1913 में। और महाराणा का महत्व कब लिखी गई? 1914 में। और करुणालय कब लिखा गया? 1913 में। फिर आंसू पूछ लिया जाए कि आंसू कब लिखा गया, तो भाई थोड़ा याद रखना, आंसू का सन कैसे याद रखोगे? अपने 18-19 साल की उम्र जो होती है उसमें तो अपने मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने 25 साल की उम्र आती है, शादी होने के बाद में 25 साल की उम्र आती है तो अपने रोने लगते हैं। ये बताओ अपने कब रोने लगते हैं? 25 साल की उम्र में। कब रोने लगते हैं? 25 साल की उम्र में। तो 25 याद रखना, आंसू आने लगते हैं। कब आने लगते हैं? 25 में। तो बताओ साथियों, आंसू कब लिखी गई थी? सन 1925 में। कब? 1925 में। झरना आपको याद रह जाएगा, झरना 18, झरना 18। तो ये बताओ झरना कब लिखी गई थी? सन 1918 में। लहर, लहर में, लहर किस तरह से बनती है साथियों? लहर इस तरह से। लहर किस तरह से बनती है साथियों? इस तरह से। लहर इस तरह से बनती है। तो अपने 3 की तरह लहर कैसे होती है? ऐसे। लहरें कैसे होती है? ऐसे। तो लहर कब लिखी गई थी? सन 1933 में। लहर कब लिखी गई थी? 1933 में। और कमानी अंत में लिखी गई। कब लिखी गई थी साथियों? 1935 में। कब लिखी गई थी? 1935 में। अब ये तो आगे रचनाओं का सन, ये तो क्या बता दिया मैंने? रचनाओं का सन। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी थोड़ा सा याद रखना है। प्रश्न आ जाए कि कानन कुसुम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य कौन सा माना जाता है? कानन कुसुम। कौन सा माना जाता है साथियों? कानन कुसुम। और कानन कुसुम कब लिखा गया था? सन 1913 में। खड़ी बोली में लिखा गया जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? कानन कुसुम। और ये कब लिखा गया? 1913 में। फिर करुणालय से संबंधित साथियों, करुणालय, करुणालय भी कब लिखा गया? सन 1913 में। और करुणालय से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न ये बनता है कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम जो गीति नाट्य है वो कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? करुणालय। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? करुणालय। और करुणालय कब लिखा गया था? सन 1913 में। कब लिखा गया था साथियों? सन 1913 में लिखा गया था। फिर प्रश्न आ सकते हैं, झरना से संबंधित प्रश्न आ सकता है साथियों। झरना प्रश्न आ जाए, झरना रचना कब लिखी गई थी? सन 1918 में। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि छायावाद की प्रथम रचना, छायावाद की प्रथम रचना, छायावाद की प्रथम रचना, छायावाद की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की प्रथम जो रचना वो कौन सी है? झरना है। और झरना कब लिखी गई थी? सन 1918 में। किसके द्वारा लिखी गई थी? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद। यहां तक साथियों याद रखना। एक बार आप देख सकते हो अपने चलो साथियों,
अब साथियों एक अन्य महत्वपूर्ण कमायनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कमायनी, कमायनी से संबंधित एक तो अपना सन पूछा जा सकता है, कमायनी रचना कब लिखी गई थी, तो सन पूछे तो ये कब, 1935 में। दूसरा प्रश्न, कमायनी जो है ये किस दर्शन से प्रभावित थी साथियों, शैव दर्शन। किस दर्शन से प्रभावित थी, शैव दर्शन। शैव दर्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रत्याभिज्ञान दर्शन। किस नाम से जाना जाता है साथियों, प्रत्याभिज्ञान दर्शन। किस नाम से, प्रत्याभिज्ञान दर्शन के नाम से। इसके अलावा प्रश्न आ जाए कि कमायनी में कुल कितने सर्ग थे, तो साथियों कमायनी में कुल कितने सर्ग थे, 15। इन 15 सर्गों को याद कैसे रखोगे, 15 सर्गों को कैसे याद रखोगे, तो कमायनी सबसे पहले पहला याद रखना है चिंता। पहला सर्ग कौन सा साथियों, चिंता। पहला सर्ग कौन सा है, चिंता। फिर आपको याद रखना है आश्रम का बालक। आश्रम का बालक, क्या याद रखोगे साथियों, आश्रम का बालक। क्या याद रखोगे साथियों, आश्रम का बालक। आश्रम का बालक, क्या याद रखोगे साथियों, आश्रम का बालक। साथियों इन 15 सर्गों को आप कैसे याद रखोगे, याद रखने का तरीका क्या है, तो साथियों ये एक छोटी सी ट्रिक है जो याद रखना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, चिंता। चिंता के बाद में आप क्या याद रखोगे, आश्रम का बालक। क्या याद रखोगे, आश्रम का बालक। तो आ से कौन सा सर्ग बन जाएगा साथियों, आ से कौन सा सर्ग, आशा। आ से कौन सा सर्ग बन जाएगा, आशा। और श्रेय से क्या बन जाएगा साथियों, श्रद्धा। क्या बन जाएगा साथियों, श्रद्धा। का से क्या बन जाएगा साथियों, का से क्या बन जाएगा, काम। क्या बन जाएगा, काम। और वा से क्या बन जाएगा, वासना। वा से क्या बन जाएगा, वासना। क्या बन जाएगा, वासना। और लय से क्या बन जाएगा साथियों, लज्जा। लय से क्या बन जाएगा, लज्जा। इस कै से क्या बन जाएगा साथियों, करुणा। क्या बन जाएगा, करुणा। यहां तक याद रखना साथियों। सबसे पहले आश्रम का बालक, ये याद रखना साथियों, आश्रम का बालक। सबसे पहले पहला सर कौन सा है, चिंता। दूसरा सर कौन सा है साथियों, आशा। तीसरा कौन सा, श्रद्धा। चौथा कौन सा, काम। और पांचवा कौन सा, वासना। छठा लज्जा। सातवां कौन सा हो जाएगा, करुणा। सातवां कौन सा हो जाएगा, करुणा। सातवां क्या हो जाएगा, करुणा। तो सबसे पहले इतना याद रखना कि अपने जो कमायनी है वो सन 1935 में लिखी गई थी, शैव दर्शन से प्रभावित थी, प्रत्याभिज्ञान दर्शन से प्रभावित थी। और इसमें कुल सर्ग कितने थे, 15। पहला सर्ग कौन सा साथियों, चिंता। दूसरा कौन सा, आशा। तीसरा कौन सा, श्रद्धा। चौथा काम, वासना, लज्जा और करुणा। इसको कैसे याद रखेंगे कि चिंता के बाद में आश्रम का बालक। आश्रम का बालक, ये अपने साथ हो गए। अब आगे कैसे याद रखेंगे साथियों, चिंता ऐसे याद रखना, चिंता, आश्रम का बालक। और आश्रम का जो बालक होता है ना साथियों, आश्रम का जो बालक होता है ना वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। जो आश्रम का बालक होता है, आश्रम का जो बालक होता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। तो ईर्ष्या से क्या याद रखोगे, इसके बाद में 8वां कौन सा है, ईर्ष्या। और ईर्ष्या किससे नहीं करनी चाहिए, ईड़ा से। क्या हो जाएगा, ईड़ा। क्या हो जाएगा, ईर्ष्या। और उसके बाद में ईड़ा। चिंता, फिर आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, करुणा, ईर्ष्या, ईड़ा। और इसके बाद में ईड़ा के बाद में जो रहेगा सह से। अब देखो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या किससे नहीं करनी चाहिए, ईड़ा से। उसके बाद में देखो जो आश्रम का बालक है ना, आश्रम का जो बालक है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से ईड़ा नहीं करता है। ईर्ष्या और ईड़ा, ईड़ा नहीं करता है। आश्रम का जो बालक होता है ना वो बढ़िया स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, स्वप्न देखते हैं साथियों। क्या देखते हैं, स्वप्न। और सपने में भी आश्रम का बालक वो क्या करता है साथियों, संघर्ष करता है। क्या करता है साथियों, संघर्ष करता है। सपने में भी क्या करता है, संघर्ष करता है। तो पहला असर कौन सा हो जाएगा, चिंता। दूसरा कौन सा, आशा। तीसरा कौन सा, श्रद्धा। चौथा काम। पांचवा कौन सा, वासना। छठा कौन सा,
लज्जा, 7वां करुणा, 8वां ईर्षा, 9वां ईड़ा, 10वां क्या हो जाएगा स्वपन और 11वां कौन सा संघर्ष। उसके बाद भी अपने सपने में भी क्या करता है संघर्ष करता है और सब संघर्ष करता है, सपने में भी क्या करता है संघर्ष करता है और कभी भी वह नींद में डूबा नहीं रहता है, नींद सपने में भी संघर्ष करता है। आश्रम का जो बालक है ना, आश्रम का बालक ईर्ष्या नहीं करता है, ईड़ा नहीं करता है और वो बढ़िया सपने देखता है, स्वप्न देखता है, संघर्ष करता है और संघर्ष करता है और पूरी मेहनत करता है, कभी भी नींद नहीं लेता है। नींद से क्या याद रखोगे निर्वेद, नींद द से क्या याद रखोगे साथियों दर्शन, क्या याद रखोगे दर्शन। तो ये अपने कुल कितने हो गए चिंता 1 2, दूसरा कौन सा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, 5वां वासना, छठा लज्जा, 7वां करुणा, 8वां ईर्षा, 9वां कौन सा ईड़ा, 10वां कौन सा स्वपन और 11वां कौन सा संघर्ष और 12 नंबर पर है निर्वेद और 13 पर कौन सा साथियों दर्शन और 15 पर जो है आनंद और आनंद, 15 पर कौन सा है आनंद, 15 पर 14 पर रहस्य, 14 पर कौन सा साथियों रहस्य और लास्ट में नींद जो नहीं लेता है वो रहस्य को जान लेता है और रहस्य को जान लेने वाला किस में डूब जाता है आनंद में, किस में डूब जाता है साथियों आनंद में। अब एक बार अपने इसको केवल 2 मिनट में आप जयशंकर प्रसाद को कैसे रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है साथियों। ये बताओ शंकर किसका पर्यायवाची है सेव का, शंकर किसका पर्यायवाची है साथियों सेव का और शिव को क्या था सर्वाधिक ज्ञान था, शिव को क्या था सर्वाधिक ज्ञान था। तो शिव से शिव दर्शन, ज्ञान से प्रत्याभिज्ञान और सर्वाधिक ज्ञान होने के कारण इसे किस नाम से जाना गया था कलाधर, कलाधर वर्मा झारखंडी कवि छायावाद का प्रवर्तक। फिर क्या याद रखेंगे शिव जो है शिव जी की पूजा किस महीने में करते हैं सावन में, तो सावन से क्या याद रखोगे साथियों सावन पंचक। और जब सावन में पूजा करते हैं तो कानन में क्या बहने लगती है झरना, कानन में क्या बहने लगते हैं साथियों झरना। तो शिव दर्शन, कानन कुसुम और झरना। झरना, झरना कब लिखा गया था साथियों सन 1918 में। फिर मैंने ये कहा कि जयशंकर प्रसाद की कुछ अन्य रचनाएं थी, उनको कैसे याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद। प्रसाद कानन, कानन में कौन गुजरते हैं पथिक, तो पथिक से याद रखना पहली रचना। इसके बाद में कौन सी शुरुआत की थी प्रेम पथिक। पथिक है वो कहां से गुजरा था कानन से, पथिक कहां से गुजरा था कानन से। कानन से कौन सी रचना कानन कुसुम। जब कानन से गुजरे थे तो उन्होंने क्या देखा चित्र, चित्र से कौन सी रचना चित्राधार, कौन सी रचना चित्राधार। चित्र किसका देखा महाराणा, महाराणा से कौन सी रचना महाराणा का महत्व, कौन सी साथियों महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व। महाराणा का कैसा चित्र देखा करुण, तो करुण से क्या करोगे साथियों करुणालय। और जब महाराणा का करुण चित्र देखा तो पथिक की आंखों में क्या बहने लगे आंसू। आंसू किसका रूप धारण कर लिया झरना, और झरने हैं वो लहर की तरह बहने लगे। तो आंसू, झरना, लहर, अंत में कमाईनी। साथियों उनका सन भी बताया झरना अपने आंसू कितने, देखो आंसू हैं, आंसू कितनी उम्र में बहने लगते हैं 25 साल में। तो आंसू कब लिखा गया सन 1925 में। झरना से 18, झरना से 18। लहर, लहर में लहर जो है वो 3 की आकृति का है, तो 3 से लहर क्या बन जाएगा 3 से क्या करोगे 1933। झरना, आंसू, लहर और अंत में सन 1935 में कौन सी रचना लिखी गई थी कमायनी। ये यहाँ तक। और कमायनी जो है वो कब 1935 में किस दर्शन से प्रभावित है शैव, शैव दर्शन को और अन्य किस नाम से प्रत्याभिज्ञान। और इसमें कुल सर्ग कितने थे 15। अब शैव कमायनी में कुल सर्ग कितने 15। उन 15 सर्गों को कैसे याद रखेंगे, याद रखने का सरल तरीका क्या है साथियों। सबसे पहले चिंता याद रखो, चिंता के बाद में याद रखो आश्रम का बालक। आ से क्या करोगे आशा, श्रेय से क्या करोगे श्रद्धा, आश्रम का से क्या करोगे काम। आश्रम का बालक, का से आश्रम का से क्या करोगे का। बालक, बालक को अलग से याद करना
वा से वासना, ल से लज्जा, क से करुणा। और आश्रम का जो बालक होता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए इनका 8वां जो सर्ग था वो ईर्ष्या, 9वां सर्ग वो कौन सा, ईड़ा। और जो ईर्ष्या नहीं करता बालक, आश्रम का बालक वो ईर्ष्या नहीं करता, और वो स्वप्न देखते हैं और सपने में भी संघर्ष करते हैं, इसलिए उनको नींद नहीं आती। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, और उसके बाद में रहस्य, और अंतिम 15वां सर्ग कौन सा है साथियों, आनंद। ये जो मैंने सर्ग बताए हैं ये 15 सर्गों के क्रम है साथियों। तो साथियों आज अपने केवल जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा, कल अपने पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इन तीनों के बारे में कम समय में इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे साथियों। आपको यदि ये चीज बढ़िया लगी तो अवश्य कमेंट अवश्य करें। और इसके अलावा मैं कल आपके लिए जैसे 2nd ग्रेड में जो कहानियां लगती हैं, पूस की रात, पटाक्षेप, जैसे चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चिंतामणि है, उन रचनाओं के बारे में भी अपने अध्ययन करेंगे। उन कहानियों को कैसे याद रखेंगे कि अपने एग्जाम में भूले नहीं, वो भी कल मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो मैं ये जो आपके निःशुल्क जो वीडियो रहेंगे और इनमें अधिक से अधिक कमेंट भी करना, अपने शेयर भी करना, जिससे अपने भाई बंधुओं का अधिक से अधिक फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।